नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। सभी मीडिया चैनल के माध्यम से आप लोगों को यह खबर पहुंच ही चुकी होगी। तो दोस्तों, इसके इतिहास को भी थोड़ा जान लेते हैं। राम मनोहर लोहिया जी एक प्रसिद्ध समाजवादी समाज सुधारक नेता रहे हैं, सभी जानते हैं उनको अपने ज़माने के। उन्होंने कहा था कि पिछड़ा पावे 100 में 60। और वहीं बिहार के लेनिन कहे जाने वाले नेता बाबू जगदेव प्रसाद नारा देते थे, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उसी नारे को और आगे बढ़ाते हुए माननीय बहुजन नेता श्री काशीराम जी ने भी नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। दोस्तों, जातिगत जनगणना का इतिहास कोई नया नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है, भारत का आज़ादी से पहले का इतिहास है। आइए जानते हैं। आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। 1914 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। वजह बताई कि पूरे देश के लिए जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई है। अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हो गया। 1951 में सिर्फ SC/ST को ही गिना गया और 1978 में BP मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग बना। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज़्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं किया। अंत में 1990 में VP सिंह जी की सरकार आई और उन्होंने मंडल आयोग की मात्र एक सिफारिश को लागू किया। उस समय माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री VP सिंह का एक लाल किले की प्राचीर से एक बहुत ही ज़बरदस्त भाषण दिया था उन्होंने, जो इस प्रकार है, क्योंकि उसका विरोध हो रहा था उस टाइम पर। तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त 1990 को यह वक्तव्य कहा था, जो मैं आपको एज इट इज़ ही बता देता हूँ। वो कहते हैं कि गरीब का आंसू कुछ समय तक तो आंसू रहता है, लेकिन वही आंसू फिर तेजाब बन जाता है, जो इतिहास के पन्ने को चीर करके धरती पर अपना व्यक्तित्व बनाता है। यह समझ लीजिए कि गरीब की आंख में जब तक आंसू है, लेकिन जब आंसू सूख जाते हैं तो उसकी आंखें अंगार हो जाती हैं। और इतिहास ने यह बताया है कि जब गरीब की आंखें अंगार होती हैं तो सोने के भी महल पिघल करके पनालों में बहते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत चर्चित भाषण माननीय श्री VP सिंह जी ने दिया था। अच्छा, बिहार में ये तो हो गया इतिहास का बात। अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने यह प्रक्रिया पूरी की कैसे। क्या कोई अड़चनें आई इसमें, या ऐसे ही सिंपल ही हो गया जैसा कि आपको अभी बताया जा रहा है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी अड़चनें आई। शुरुआत हुई इसकी 18 फरवरी 2019 को। बिहार विधानसभा में जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पारित हो गया। 9 राजनीतिक दल थे, उनकी सहमति से यही फैसला लिया गया और ये बोला गया कि राज्य सरकार ही अपने खर्चे से सर्वे करवाएगी। 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना कराने की मंजूरी दे दी। अच्छा, ये जो जातिगत सर्वे था ये 2 चरणों में हुआ, 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक। मकानों का नंबरीकरण करवाया गया और फिर लिस्ट बनाई गई। दूसरे चरण में राज्य के सभी नागरिकों की जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। 5 अगस्त को 2023 को जातिगत सर्वे का काम पूरा हो गया इसी साल। और जनवरी में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सवर्णों के द्वारा खींच लिया गया। केंद्र सरकार ने भी कहा कि जातिगत जनगणना का अधिकार राज्य के पास नहीं है। 30 जनवरी को कोर्ट ने ये जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सारी याचिकाएं खारिज कर दी और हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। फिर पटना हाई कोर्ट गया यह केस। 4 मई 2023 को हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी और राज्य सरकार ने क्या दलील दी कि हम कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक का हवाला दिया उन्होंने। तो अड़चनें इसमें काफ़ी आई थी, ऐसा नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, राज्य सरकार ने कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक की हवाला दिया। तो राज्य सरकार को हर तरह का, और उन्होंने ये दलील दिया कि राज्य सरकार को हर तरह का सर्वे और गणना करने का अधिकार है। फिर 1 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जातीय सर्वे कराना वैध है और पूरी तरह से कानूनी होगा। फिर इस फैसले को
एक सोच एक प्रयास नाम के एक एनजीओ समेत कई संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए सेंसस एक्ट 1948 का हवाला दिया कि केंद्र सरकार ही इस तरह से जनगणना करा सकती है, राज्यों की सरकारों को यह अधिकार नहीं है। वहीं बिहार सरकार ने भी कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को दोहराया जो हाई कोर्ट में दी थी कि हम तो सिर्फ कलेक्शन करना चाहते हैं। 6 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बिना कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर को तय की थी। साथ ही जाति सर्वे के आंकड़े को रोकने की मांग भी नहीं मानी। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आंकड़े जारी कर दिए। मतलब 3 अक्टूबर को सुनवाई थी और बिहार सरकार ने उससे पहले ही आंकड़े जारी कर दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मना नहीं किया था कि आप इन आंकड़ों को लागू नहीं कर सकते या सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो अब दोस्तों जो आंकड़े हमारे सबके सामने आए हुए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल जो बिहार के प्रदेश की आबादी निकली वो 13 करोड़ से ज़्यादा निकली, जिसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी है 27.1% और अन्य पिछड़ा वर्ग की 36.01% और सामान्य वर्ग 15.2% है। इस जातिगत सर्वे रिपोर्ट ने देश में एक नई राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि फिलहाल लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से 42.72 सामान्य कैटेगरी के हैं। मतलब 543 सांसदों में से लगभग 43% सांसद सामान्य कैटेगरी के हैं, 22% सांसद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जबकि देश में ओबीसी की आबादी जनरल से 2.5 से 3% ज़्यादा है। ये गैप लोकसभा से लेकर सरकारी नौकरियों, अदालतों तक साफ साफ दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय नौकरियों में जाति से आधारित एक डेटा जारी किया था, जिसके मुताबिक 5,12,000 नौकरियों में से 2,83,000 नौकरी सवर्णों के पास हैं और 1,03,000 ओबीसी के पास हैं। करीब 90,000 एससी और करीब 34,000 एसटी वर्ग के पास हैं। ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे लोकसभा में माननीय जितेंद्र सिंह जी ने। इस डेटा में केंद्र सरकार की ग्रुप ए से लेकर ग्रुप बी की नौकरियां शामिल हैं, लेकिन रेलवे और डाक विभाग की नौकरियां इसमें शामिल नहीं हैं। ये ध्यान देने योग्य है दोस्तों। इन दोनों सेक्टरों में लगभग 16 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। इस डेटा के हिसाब से सरकारी नौकरियों में जनरल वर्ग की संख्या सबसे ज़्यादा है, जबकि देश में बड़ी संख्या में रहने वाला ओबीसी वर्ग सरकारी नौकरी पाने में सबसे पीछे है। भले ही देश में ओबीसी की आबादी जनरल वर्ग से 3 गुना है, मगर अदालतों में भी ओबीसी जज 7 गुना कम है। हाई कोर्ट में अलग अलग वर्ग के लोगों की 2017 से 2022 तक जजों की बहाली के आधार पर 7 अगस्त 2023 में संसद में आंकड़ा जारी किया गया था। तो वहीं ओबीसी वर्ग का यह आंकड़ा मंडल कमीशन 1980 की रिपोर्ट पर आधारित है, लेकिन जुडिशरी से जुड़ा डेटा हाल ही का है। वहीं एससी और एसटी की आबादी का आंकड़ा 2011 की जनगणना के मुताबिक है। उसके बाद अब तक कोई जनगणना नहीं हुई है। जिस तरह से बिहार में ओबीसी की आबादी बढ़ी है, उसके मुताबिक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में भी ओबीसी की आबादी बढ़ी होगी। उस हिसाब से ओबीसी का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में काफ़ी कम है। अब कौन कौन सी जाति बिहार में कितने प्रतिशत और कुल कितनी आई हैं, रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो सर्वे हुआ है, इसमें कोटा वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि पिछड़ा जो वर्ग है उसके आंकड़ा आया है 3,54,63,936। मतलब पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 3,54,63,936। प्रतिशत में देखें तो इसको 27.1286%। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो उसकी 4,70,80,514। प्रतिशत में देखें तो 36.0148। वहीं अनुसूचित जाति की 2,56,00,00
89,820 जनसंख्या मिली है। और प्रतिशत में देखें तो 19.6518%। और अनुसूचित जनजाति की 21,99,361, प्रतिशत देखें तो 1.6824%। और जो जनरल वर्ग है, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आते हैं, सामान्य वर्ग जिसको कहते हैं, उसकी जनसंख्या है 2,91,679,679। यानी प्रतिशत में आप देखोगे तो 15.5224%। टोटल आबादी के जो सामान्य वर्ग है 15 या 15.5% हैं। धर्म वाइज आप पर देखेंगे उस आंकड़ों के अनुसार तो हिंदू हैं, उनका प्रतिशत है 81.9986, लगभग 82% आप मान सकते हो। इस्लाम धर्म 17.70, ईसाई हैं जो वो 0.057%। और सिख वो जो आंकड़ा है वो 0.0113%। बौद्धों का आंकड़ा है वो भी 0.0851% है। जैनों का है, जैन धर्म का 0.0096। और अन्य धर्म है उनकी 0.1274% आई है। तो ये जनसंख्या धर्म के अनुसार भी है और SC ST OBC के अनुसार भी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी कहा था, यही आरक्षण से पहले ही 2016 में वो कहते थे, उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति में रिजर्वेशन की 50% सीलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। संविधान में संशोधन कर इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में ही क्यों, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के दौर में हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र प्रभावी है। ऐसी परिस्थिति में अगर निजी क्षेत्र में SC ST OBC को आरक्षण नहीं दिया गया तो यह सामाजिक न्याय का मखौल होगा, सामाजिक न्याय का मजाक होगा। ये नीतीश कुमार जी ने 2016 में कहा था, अप्रैल में। और मैं समझता हूँ कि नीतीश जी ने अच्छा कार्य किया, अपने इस वक्तव्य पे खरे उतरे हैं। वहीं आदरणीय स्वर्गीय श्री शरद यादव जी ने 8 जुलाई 2017 को SSS ऑडिटोरियम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में एक वक्तव्य कहा था, जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, ऐसे महान पुरुषों के जो वक्तव्य हैं वो याद रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें ब्राह्मणवादियों के द्वारा दी गई जाति को दफन करना होगा और खुद को वर्ग के रूप में खड़ा होना होगा, तभी BP मंडल और मंडल आयोग का उद्देश्य पूरा होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ब्राह्मणवादी जातिवादी में धंसता जा रहा है और अपनी अपनी जातियों की दुकान खोल कर बैठ गया है। इसका परिणाम है कि आज ब्राह्मणवादियों ने हर जाति में से एक एक नमूना पकड़कर बैठा दिया है और सत्ता हथिया ली है। ये दोस्तों शरद यादव के बयान है 8 जुलाई 2017 को नई दिल्ली ऑडिटोरियम में। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।